गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं हमारा 27वां पार्ट है ये 10वीं क्लास का, और प्रश्नावली 9वीं विविध चल रही है। क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है। 17वां देखिए कि किसी समतल में 4 बिंदु P Q R S ये दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि P Q R S वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। अब देखिए इसके बारे में शायद मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए, इतना डिटेल में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं कि 4 बिंदु हैं P Q R S। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको आप कर लेना कि वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज की कंडीशन जो ऐसी बनती है कि P Q R S ये निकाल लिया है ना। 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, और आप क्या करेंगे, पहले P Q का मान निकालेंगे है ना, फिर Q R का मान निकालेंगे। P Q निकाल लिया, फिर Q R निकाल लिया, फिर R S निकाल लिया, फिर S P निकाल लिया। 4 बिंदु ये हमको दे रखे हैं, 4 बिंदुओं से आप 4 भुजाओं के मान निकाल लेंगे। 4 भुजाओं के मान आ गए। इन 4 भुजाओं को जब आप देखेंगे कि भाई सारी भुजाओं के मान बराबर प्राप्त हुए है ना, जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको सारी भुजाओं के मान बराबर प्राप्त होंगे। हो सकता है कई बच्चे कर भी चुके हो, तो एक बार इसको चेक भी कर लेना आप। तो अगर चारों भुजाओं के मान बराबर प्राप्त हुए तो ये वर्ग भी तो हो सकता है कि भाई चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। तो समचतुर्भुज या वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, मैंने पहले भी बताया था कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास होती है तो हम क्या करते हैं, हम वर्ग, ये जो विकर्ण है ना, विकर्णों के मान निकालते हैं। अब इसका विकर्ण तो आ रहा है P R और इसका विकर्ण आ रहा है Q S। 2 विकर्ण हमारे पास आए, एक विकर्ण तो है Q S, एक विकर्ण है P R। अगर ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं है ना, दोनों विकर्णों के मान यदि बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये वर्ग है। लेकिन अगर दोनों विकर्णों के मान बराबर प्राप्त नहीं होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये एक समचतुर्भुज है। क्योंकि समचतुर्भुज की कंडीशन आपको साफ दिख रही है। समचतुर्भुज में जो विकर्ण है, ये देखिए, ये विकर्ण छोटा दिख रहा है, ये विकर्ण बड़ा दिख रहा है ना। तो समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं ना, वो बराबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये वर्ग होता तो दोनों विकर्ण कैसे होते, बराबर होते। ठीक है, तो इसको आप करिएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको करेंगे तो बस यूं ही ऐसा लगेगा टाइम पास हो रहा है। फिर नंबर 18 पे आ जाइए। 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन में ये कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में, एक समकोण त्रिभुज है AOB में कर्ण का मध्यबिंदु C है ना। कर्ण का मध्यबिंदु C हो गया, ठीक है। त्रिभुज के शीर्षों O, A और B से समान दूरी पर स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या काम कर लेते हैं कि आपको ये पता है कि भाई इसको पहले चित्र बनाते हैं। देखिए इसका चित्र बना रहे हैं, और चित्र हम इस प्रकार से बनाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। सिंपल सवाल है, कोई खास काम नहीं, थोड़ा ढंग से समझ लेना है इसको, बस उलझन वाला सवाल है थोड़ा सा। कि एक समकोण त्रिभुज है AOB, तो AOB एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्यबिंदु C है। तो ये कर्ण है, कर्ण का मध्यबिंदु C हो गया है ना, ये बिंदु C हो गया। फिर बोल दिया कि त्रिभुज के शीर्षों OAB समान दूरी पर स्थित है। कि ये जो C बिंदु है ना, ये वाला C बिंदु A से भी बराबर दूरी पे है, B से भी बराबर दूरी पे है, और C से भी बराबर दूरी पे। अब ये C बिंदु A से भी बराबर दूरी पे है, B से भी बराबर दूरी पे है, और O से भी बराबर दूरी पे है। ठीक है, तो ये बात हम जानते तो हैं कि बराबर है, लेकिन हम कैसे सिद्ध करेंगे इस चीज़ को। तो पहले देखिए कि हमें दिया है कि बिंदु C AB का मध्य बिंदु है ना, AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर ये AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब हुआ AC बराबर BC। सही है भाई, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर आएगी ना, तो इसका मतलब AC और BC बराबर हैं। ये तो समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी एक सिचुएशन बनानी पड़ेगी खुद, कि जैसे ये OB है, ऐसे ही यहाँ पर हमने कोई एक रेखा खींच ली ऐसे ही समांतर, और एक यहाँ से खींच ली है ना, डॉटेड लाइन में इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं।
और उसके बाद में ये लाइन भी खींच ली और इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए डी नाम दे दिया, ठीक है। तो एक कंडीशन देखिए यहाँ चित्र के अनुसार कि ओ ए डी बी एक आयत है ना, आयत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओ बी का जो मान है ना वो ए डी के बराबर है और डी बी का जो मान है वो ओ ए के बराबर है। तो जब आप इसको यूँ खींचेंगे, इसके बराबर करेंगे और इस वाली लाइन को इसके बराबर करेंगे तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो क्या होता है? आयत होता है, ठीक है। ये आयत हो गया। अब दूसरी बात हमें ये पता है, अभी मैं कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि वर्ग हो और चाहे आयत हो, वर्ग हो या आयत हो, दोनों में ही विकर्णों के मान समान होते हैं। बताई थी नहीं बात? अभी पिछले क्वेश्चन पे भी बात की है हमने। तो अगर ये आयत है तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। जब आयत में विकर्ण बराबर होते हैं अतः ए बी बराबर होगा ओ डी के। सही है? बात समझ में आई कि अगर विकर्ण बराबर हैं तो ए बी का जो मान है वो ओ डी के मान के बराबर होगा, है ना। अब ओ डी के मान के बराबर होता है तो हम दोनों पक्षों में, अगर दो पक्ष बराबर हैं तो चाहे आप उनको गुणा करिए दोनों को तो भी मान बराबर रहेगा, भाग करिए सेम संख्या से जब भी मान बराबर रहेगा, समान संख्या जोड़ते हैं घटाते हैं तब भी बराबर रहता है। तो हम यहाँ पे 2 से भाग कर देते हैं, इसमें दोनों में ए बी में 2 का भाग लगा दिया, ओ डी में भी 2 का भाग लगा दिया, दोनों में 2-2 का भाग लगा दिया तो आधा कर रहे हैं। 2 का भाग लगाने का मतलब क्या है कि आधा कर रहे हैं। ए बी का आधा किया, देखो ए बी का आधा कर दिया तो ए सी बन गया ना, है ना। ए बी का आधा करेंगे तो क्या बनेगा? ए सी बन जाएगा। चाहे यहाँ पे ए सी लिख दो या बी सी लिख दो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ए सी लिख दिया। अब ओ डी का आधा कर रहे हैं, ओ डी का आधा कर रहे हैं तो या तो ये बनेगा, ठीक है, और या ये बनेगा। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना सी डी, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया, सवाल इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम ओ डी का आधा जब आधा करते हैं तो ओ डी का आधा करते टाइम हम क्या लिख देते हैं? ओ सी लिख देते हैं। अब बताइए कोई फ़र्क पड़ा क्या इस पर? बात समझ में आ गई? ए सी बराबर ओ सी हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से इसका समीकरण नंबर 1 में एल एच एस बराबर आ रहे हैं। समीकरण नंबर 1 में एल एच एस बराबर हैं। जब एल एच एस बराबर होगा तो आर एच एस भी तो बराबर होगा, है ना। समीकरण नंबर 1 में और 2 में ध्यान से देखिए एल एच एस बराबर हैं। ये भी ए सी का मान है, ये भी ए सी का मान है। इसका मतलब हुआ जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। और हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो जाता है बी सी बराबर ओ सी। ये नंबर 3 हो जाती है, इसको नंबर 3 डाल दिया। अब देखिए ए सी का मान बी सी के बराबर और बी सी का मान ओ सी के बराबर, तो तीनों बराबर ही तो हो गए। ये जब तीनों बराबर हो गए तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 3 से क्या मान प्राप्त होगा? ए सी बराबर बी सी बराबर ओ सी, ठीक है। और यही सिद्ध करना था। एक तरह से छोटी सी प्रमेय बन गई है, ठीक है। लिखिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 - 1 0 4। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो ए के जो निर्देशांक है वो तो आ रहे हैं 1 - 1, तो 1 - 1। बी के निर्देशांक आ रहे हैं 0 और 4, तो 0 और 4। और सी के निर्देशांक आ रहे हैं -5 और 3, -5 और 3, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ गई, दी हुई है ये। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करिए। अब माध्यिका क्या होती है? देखिए एक त्रिभुज है ना, और त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, चाहे कोई सा भी शीर्ष हो, ए बी सी 3 शीर्ष है हमारे पास,
त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं। तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला देते हैं, तो ये मान लीजिए बिंदु डी आ जाता है। तो ये जो लाइन तैयार हुई है ना AD, इस AD को हम बोलेंगे माध्यिका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने B को लिया, बिंदु B को लिया, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये वाली आ रही है, इसका मध्य बिंदु ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसके मध्य बिंदु को मिला दिया, यहाँ पर इसको हमने मान लिया E बिंदु, तो ये माध्यिका है। इसी प्रकार से बिंदु C ले लिया, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये आ रही है, इसका मध्य बिंदु ये आ रहा है, इनको मिलाया तो ये F बिंदु बन गया, ठीक है। तो त्रिभुज में सब कुछ 3 ही होता है ना, ये तो बात आप जानते ही होंगे कि शीर्ष हैं 3 हैं, माध्यिकाएं हैं 3 हैं, शीर्ष लंब होगा वो भी 3 ही होगा। अब अगर 3 रेखाएं या 3 रेखाखंड एक जगह पर आके मिल जाती हैं, यहाँ पर आके मिल जाती हैं, जैसे एक बीच में बिंदु बन रहा है, तो ये जो बिंदु होता है ना, ये कहलाता है संगामी बिंदु। इसका नाम क्या होता है? संगामी बिंदु। इसको अभी आप प्रमेय वाली प्रश्नावली करेंगे आगे, 10वीं 11वीं प्रश्नावली है, उनमें हम इसको पढ़ेंगे, 10वीं में भी पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। तो ये संगामी बिंदु कहलाता है, ठीक है। और संगामी बिंदु माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, खैर अभी कोई ज़रूरत है नहीं इसकी। तो एक थोड़ा सा माइंड में रखिए, ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो ये तो याद आएगा कि हाँ कुछ कभी हमने इसके बारे में बात कर ली है कि त्रिभुज में सब कुछ 3 ही होता है, शीर्ष भी 3, रेखाखंड भी 3 है ना, कोण भी 3, भुजाएं भी 3, सब कुछ 3। तो माध्यिकाएं भी कितनी आएंगी? 3 आएंगी। शीर्ष लंब कितने आएंगे? वो भी 3 ही होंगे। लेकिन संगामी बिंदु कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। संगामी बिंदु जब माध्यिकाओं को डिवाइड करता है, बांटता है, एक जगह पर टच करता है, तो ये जो टच पॉइंट है यहाँ से माध्यिकाएं 1:2 में या 2:1 में विभाजित हो जाती हैं। तो बड़ा वाला भाग तो 2 का बनता है और छोटा वाला भाग 1 का बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब माध्यिकाओं की बात समझ में आ गई आपको। अब हम काम क्या कर रहे हैं, दोबारा सुनिए। किसी शीर्ष से, जैसे ये शीर्ष ले लिया, किसी भुजा के, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, इसको मिला दिया, ऐसे मध्य बिंदु को मिला दिया। तो मध्य बिंदु ये बन रहा है ना D, मिला दिया। अब आपसे पूछा है इसकी लंबाई बताइए, मतलब AD की लंबाई निकालनी है हमें, माध्यिका की लंबाई निकालनी है। तो जब आप माध्यिका की लंबाई निकालेंगे तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का ही तो फॉर्मूला लग रहा है, क्लियर है बिल्कुल। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला तो तब लगेगा जब इस बिंदु के मान पता होंगे। अब इसके मान तो है नहीं हमारे पास, इसको तो हमने D माना हुआ है केवल, तो D के मान चाहिए। अब D के मान कैसे निकालेंगे? क्या बोला है मैंने इसके लिए, D के लिए, कि 2 बिंदुओं के मध्य की बिंदु, मध्य है ये रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो ये रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यानी B और C का मध्य बिंदु निकालिए आप। तो B और C का मध्य बिंदु निकाल लो। क्या निकालेंगे पहले हम कि BD का मध्य बिंदु। तो B और D का मध्य बिंदु निकालते हैं, तो यहाँ से बन जाता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। इसमें मान रखिए, इसको D बिंदु मान लिया, तो ये D है। अब x1 और y1, ये वाला x2 और y2, तो x1 + x2 मतलब 0 - 5/2 और y1 है 4, y2 है 3/2, तो ये D हो गया -5/2 और 7/2, ये हो गया, है ना। तो BD का मध्य बिंदु हो गया ये D के निर्देशांक आ गए -5/2 और 7/2। अब क्या करेंगे, A और D का मान निकालना है। तो AD रेखाखंड की लंबाई अगर हम निकालते हैं तो सूत्र लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान रख दो x2 - x1। अब A पहले है, A का नाम पहले आ रहा है, तो इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2 बोलेंगे। अब x2 - x1 यानी -5/2 -1, तो यहाँ लिख देंगे -5/2, माइनस तो ये वाला और 1 यहाँ पे आ रहा है। फिर y2 की जगह 7/2, है ना, और y1 की जगह पे -1, तो ये +1 हो जाएगा। अब इसको हल कर दिया तो 2.5 और 1 3.5 हो गए भाई। 5/2 का मतलब 2.5 होता है ना, या लघुत्तम कर लो, एक ही बात है। तो 7/2 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 7/2 का स्क्वायर यहाँ कर दिया, तो 9/2 का स्क्वायर हो गया। अब इनका हल कर देते हैं, तो यहाँ से 49/4 आ जाता है, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से कर देते हैं तो 81/4 हो जाता है। इसका लघुत्तम कर दिया
तो ये आ जाता है लघुत्तम में, तो 4 आ गया, 9 और 1 10 हो गया, 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, अब इसका अंडर रूट भी कर देते हैं, तो 130 का तो निकलेगा नहीं, लेकिन 4 का तो निकल रहा है, तो इसको हम 2 लिख देते हैं। यानी AD का जो मान आया है वो कितना आया, अंडर रूट 130/2। मतलब AD का मान हमने निकाल लिया और वो मान कितना प्राप्त हुआ, अंडर रूट 130/2 आया। ठीक है, अब यही प्रोसेस हमें 3 बार रिपीट करना है। कैसे करना है कि भाई अब हम B बिंदु की बात कर रहे हैं, B बिंदु से माध्यिका खींची जाएगी, तो माध्यिका कहाँ जाएगी, माध्यिका नाम से ही पता चल रहा है मध्य बिंदु पे जाएगी। कौन से भुजा के मध्य बिंदु पे जाएगी, जो B के ठीक सामने होगी। तो B के ठीक सामने कौन सी आ रही है, AC। AC का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा कहीं पर, इसको आप इससे मिला लेंगे, जैसे ये मिला लिया, और इस बिंदु को हमने E बिंदु कह दिया। ठीक है, अब इसको हमने E बिंदु कह दिया। अब E बिंदु के आपको निर्देशांक निकालने। अब E के निर्देशांक कहाँ से निकालेंगे, E क्या है, A और C का मध्य बिंदु है। तो पहले हम निकालते हैं AC का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु E, और इसके निर्देशांक होंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसमें मान रख दो, तो E का मान निकालना है। अब A पहला बिंदु है, C दूसरा बिंदु है, तो ये ठीक है, अपनी जगह पर नाम लिखे हुए हैं। तो 1 - 5, 1 - 5/2, फिर -1 और 3, तो -1 और +3/2। इसको सॉल्व कर दिया, यह आ जाएगा -4 आ गया ना, -4/2, तो सीधे लिख देता हूँ -2। यहाँ पर आ गया 2, 2 में 2 का भाग लग गया तो 1 आ गया। तो ये E बिंदु के निर्देशांक आ गए, -2 और 1 हो गए। अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक तो प्राप्त हो गए, लेकिन अब हमें चाहिए माध्यिका। तो माध्यिका क्या है, BE है ना, BE का मान चाहिए। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं BE बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रख दो BE, तो B की जगह पर तो x1 y1 और E की जगह पर x2 और y2। थोड़ा ध्यान से करना, काम इजी है ना, कठिन नहीं है ये बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बस सवाल। अब x2 - x1, तो x2 की जगह पर -2, -x1 की जगह पर 0 है, तो 0 का स्क्वायर, y2 की जगह पर प्लस का 1 है, और y1 की जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर। अब देखिए क्या मान आता है, यहाँ से तो हो गया -2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -3 है ना, -3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13 का भी तो मान नहीं निकाल सकते हम, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसको यहीं छोड़ दिया। तो AD का मान ये आ गया, BC का मान ये आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे, इसको हटा देते हैं। अब तीसरी माध्यिका, और तीसरी माध्यिका क्या आ रही है, आपको पता है कि भाई अब बचा है, देखो A का यूज़ कर चुके, B का यूज़ कर चुके, अब C बचा है, बस एक ही तो बिंदु बचा हुआ है। इस बिंदु से कोई रेखा जाएगी, मध्य बिंदु पे मिलेगी, किसके मध्य बिंदु पे, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पे। तो यहाँ से अगर कोई रेखा गई और वो यहाँ टच होती है, तो ये इसका मध्य बिंदु बनेगा। ठीक है, इसको हमने F नाम दे दिया। तो ये जो F बिंदु है ये क्या है, ये मध्य बिंदु है किसका, AB रेखाखंड का। तो A और B का प्रयोग करते हुए पहले हम F के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे AB का मध्य बिंदु F है ना। F के निर्देशांक निकालिए, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इसमें मान रख दो। अब x1 क्या है, देखिए A पहले आ रहा है तो x1 y1, और B बाद में आ रहा है तो इसको लिखेंगे x2 y2। अब x1 + x2, तो 1 + 0, 1 + 0/2, और y1 + y2, तो -1 और 4, तो -1 + 4/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से तो आ गया 1/2, ये बन गया 3/2, तो यहाँ से आ गया 3/2। यानी जो F बिंदु आया है इसके निर्देशांक 1/2 और 3/2 हैं। ठीक है, F के मान आ गए। अब हमें चाहिए CF की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो जब हम CF का मान निकालेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो आ रही है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे
सी एफ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसमें मान रख देंगे। तो c पहले आ रहा है तो इसको हम ले लेंगे x1 y1 और f बाद में आ रहा है तो इसको लिख देंगे x2 और y2। अब सूत्र के अनुसार x2 माइनस x1 मतलब 1/2 में से 5 घटेगा माइनस का, तो 1/2 में से घटाना है तो माइनस का 5 आ रहा है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। y2 है, y2 की जगह पर 3/2 है तो 3/2 माइनस y1 है, y1 की जगह पर 3 चल रहा है तो ये 3, ठीक है। अब अंडर रूट 5 और आधा 5.5 हो गया, 5.5 का मतलब 11/2 लिख सकते हैं। 5 और आधा 5.5 हो गया ना, हाँ ठीक है। तो 11/2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये देखिए 1.5 है और 1.5 में से 3 घट रहा है तो माइनस का 1.5 बच गया, माइनस का 3/2 है ना। या इसको आप ऐसे कर लोगे, लघुत्तम ले लिए यहाँ 6 हो गया, 6 में से ये गए तो 3/2 आ गया माइनस का। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाता है 121/4, यह आ जाता है 9/4, इनको जोड़ लिया तो 130/4 आ गया और 4 का तो अंडर रूट निकल सकता है तो इसको हम लिख सकते हैं 130 अंडर रूट के अंदर और 4 बाहर आ जाएगा तो 4 का अंडर रूट कर देंगे 2, तो हमारे पास 3 माध्यिकाएँ आ गई और ये है सी एफ। तो 3 माध्यिकाएँ आई, बी सी का मान ये है और ए डी का मान अंडर रूट 130/2, ठीक है। तो ये 3 माध्यिकाएँ हमने निकाल ली। तो माध्यिकाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखिए, बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल है पर थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, ठीक है। इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास ये भी नहीं है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5, 7 और 3, 9 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8, 6 और 0, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो 2 सवाल दिए गए हैं और सिद्ध करवाया है कि दोनों के जो आंसर आएंगे ना वो सेम आएंगे। तो जैसे पहले है, पहला बिंदु ये दे दिया हमने, मान लिया ए और बी ले लेते हैं इसको। तो पहले बिंदु के निर्देशांक दे दिए 5, 7 और इसके निर्देशांक है 3 और 9। 5, 7, 3, 9 हो गया। का मध्य बिंदु, तो पहले इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया सी बिंदु, तो हम निकालते हैं ए बी का मध्य बिंदु सी। कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, इसमें मान रखिए। तो सी ये वाला x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो 5 और 3/2 और 7 और 9/2 हो गया। तो ये हो जाता है सी। 8/2 हो जाता है तो 4 आ जाता है और 9 और 7 16 हो गया, 16 में 2 का भाग लग गया तो 8 आ गया। तो सी बिंदु के निर्देशांक आ जाते हैं 4, 8, है ना। तो ये 4 और 8 आ गए। अब दूसरी सिचुएशन दे रहा है, एक अलग बिंदु दिया गया, सी तक हम मान चुके हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। तो डी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो दे रहा है 8, 6, 8 और 6, और ई बिंदु के निर्देशांक हैं ये दे रखा है 0 और 10, तो ये 0 और 10 है, ये दे रखा है। अब डी और ई के मध्य के बिंदु हैं एफ, इसको एफ मान लेते हैं। इनका मध्य बिंदु निकालना है। तो जब आप इसका मध्य बिंदु निकालते हैं तो यहाँ लिख देते हैं डी ई का मध्य बिंदु बराबर एफ, और निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, इसमें मान रख दो। एफ x1 प्लस x2 मतलब फिर वही है कि ये वाला x1 बन गया, ये x2 बन गया, ये y1 बन गया, ये x2 और ये वाला y2 बन गया, ठीक है। मान रखिए x1 प्लस x2 तो 8 प्लस 0/2 हो गया। यहाँ से 6 प्लस 10/2 हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, f आ जाता है 8 में 2 का भाग लग गया 4, 16 हो गया, 16 में 2 का भाग लग गया 8। अब देखिए ये जो f बिंदु है ये c बिंदु के बराबर आ रहा है ना, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि रेखाखंड AB तथा DE का मध्य बिंदु 4, 8 है। ठीक है, ये सिद्ध करना था, बस हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर, इसको नोट कर लें पहले। और क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन नंबर 21 अभी हम नहीं कर पाएंगे इस टाइमिंग के अनुसार, 5 मिनट का ही टाइम बचा है, तो कुछ और देख लेते हैं इसमें। जब तक आप इसको लिखिए, कोई उदाहरण वगैरह ऐसा हो जो कुछ अलग से आ रहा हो तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। अंतर्विभाजित, एक इसमें उदाहरण दिया हुआ है, अपना उदाहरण नंबर किताब में है 12, उदाहरण नंबर 12 है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप निशान लगा के रखें। और ये बहुत स्पेशल कंडीशन के अंदर चलता है, ये कई बार इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अब हमारा एक सवाल बच जाता है 21वां, और अगर हम इसको अभी तो पूरा कर ही नहीं सकते, बाकी आप कोशिश करिएगा, देखिए अगर ये हो जाता है तो। लेकिन शीर्ष निकालने हैं तो थोड़ा सा काम बड़ा होगा, और वो टाइमिंग के अनुसार ये काम अभी नहीं हो पा रहा। चलिए फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे हम, है ना। ठीक है।